हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच नंबर 12 के बारे में, जो कि 2 मार्च को खेला जाएगा 2:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, जो कि एक बैलेंस ट्रैक है, थोड़ा सा स्पिनर्स को भी एड करता है। तो ये एक ऐसा ग्राउंड है दुबई का जहां पे ये मैच होगा, जहां पे रन्स बहुत ज्यादा नहीं बनते, एवरेज रन्स है, एवरेज मदद पेसर्स को रहती है शुरुआत में थोड़ी सी, और फिर स्पिनर्स भी गेम में आते हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ है, बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग में पेसर्स और स्पिनर्स का भी टाइम आता है। तो उस हिसाब से हमें टीम में सिलेक्शन करना है, कौन सी टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी या कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ये जो मुकाबला है, जैसे कि आपको बताया हुआ है, तो ये मैं खेलूंगा फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पे आप खेलते होंगे मैचेस। तो सबसे अच्छी फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन इस टाइम पे फैनलाइन 11 है, जो आपको हर टूर्नामेंट में इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड का ऑप्शन देती है, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। अगर आपने 30-40 हजार की इन्वेस्टमेंट भी कर दी होगी अभी तक, सिर्फ मैं बोल रहा हूं इतने सारे मैचेस हो गए, टोटल मिला के भी 30-40 हजार का अगर आपने एंट्री ज्वाइन किया होगा, तो आप नंबर 1-2 पे होंगे ही होंगे। ठीक है, इतना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। सिर्फ 20-30 हजार की इन्वेस्टमेंट में आप टॉप 3 में आ सकते हो इसके इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में। और टूर्नामेंट के बचे ही कितने मैच हैं, मुश्किल से ये मैच मिला के शायद 4 मैच के आसपास बचे हैं। मतलब इस टूर्नामेंट में अगर आप इस मैच में या अगले मैच में किसी मैच में भी टोटल सब मिला के 50 हजार इन्वेस्ट कर दो फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे, तो टॉप 3 में आपका नाम आना कंफर्म है, जिस आपका कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, और लास्ट में आपको ये एक्स्ट्रा प्राइजेस मिल जाएंगे सिर्फ इन्वेस्ट करने पे। जो आप इन्वेस्ट करके उस मैच में जीतेंगे वो आपका, और जो इन्वेस्ट करके आप जो टॉप पे आ जाएंगे, यहाँ पे हिस्ट्री आपकी जनरेट होगी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड की, तो वो प्राइज आपको अलग से मिलेगा। तो भाई इसमें पार्टिसिपेट करिए। फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे ना जीएसटी लगता है ना टीडीएस लगता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रोज फ्री गिवअवेज चलते रहते हैं, और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन भी है। तो गाइस दुबई की हम बात कर रहे थे, 60 मैचेस खेले जा चुके हैं, 22 बैटिंग फर्स्ट और 36 बैटिंग सेकंड ने जीता है। आमतौर पे देखा गया है दुबई में चेजिंग थोड़ा सा इजी रहता है, ड्यू फैक्टर की वजह से ड्यू भी आ जाता है। यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग 219 की है। बाकी ग्राउंड्स पे हम कराची, गद्दाफी में देख रहे थे 250 260 की एवरेज स्कोरिंग थी, यहाँ पे 219 है। तो ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे इंडिया का 355 है और लोएस्ट 91 नामीबिया का। अब पिछले 2 मैच भी अगर हम देखें, पाकिस्तान इंडिया का यहाँ पे मैच हुआ था, 241 पाकिस्तान ने, 244 इंडिया ने बनाया था। बांग्लादेश वाला एक मैच था, 228 बांग्लादेश ने और 231 इंडिया ने बनाया था। दोनों ही मैच में रन्स बहुत ज्यादा नहीं बने हैं, मतलब 10-10 विकेट गिरने के बाद 220-240 ऑन बोर्ड रहे रन्स, जो बहुत ज्यादा नहीं है, एक बैलेंस ट्रैक की तरफ इशारा करते हैं। पिछले 2 मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने टोटल 15 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने 11 लिए हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ मिला हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई आपने कराची और गद्दाफी में देखा है कि वहां पे स्पिनर्स को कम विकेट मिलते हैं, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मिलते हैं, बट इस ग्राउंड पे लगभग बराबर ही मानिए, क्योंकि स्पिनर्स को वो डेथ का एडवांटेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से पेसर्स के विकेट बढ़ जाते हैं थोड़े से। ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड यहाँ पे ग्राउंड पे पहली बार मैच खेलने वाली है, ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम। इंडिया की दूसरी टीमों से इस ग्राउंड पे 8 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 7 ये जीते हैं और 1 मैच टाई हुआ, मतलब अनबीटेबल है इंडिया दुबई में। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो 2 मैच में से ये एक भी मैच नहीं जीते हैं। एक लॉस हुआ था इनका मैच, एक नो रिजल्ट हुआ था। मतलब न्यूजीलैंड की हिस्ट्री इस ग्राउंड पे बहुत अच्छी नहीं है, जबकि इंडिया की हिस्ट्री इस ग्राउंड पे काफी अच्छी है। अगर हम हेड टू हेड मैचेस की बात करें, तो टोटल 117 मैच हो चुके हैं ओडीआईस के, इंडिया न्यूजीलैंड के, और जिसमें से इंडिया ने जीते हैं 60 मुकाबले और न्यूजीलैंड ने जीते हैं 50 मुकाबले। ठीक है, लास्ट हेड टू हेड मैचेस इनके बीच की अगर हम बात करें, तो दोनों के दोनों मैच इंडिया ने जीते हैं 70 रन से और 4 विकेट से। यहां पे आप देख भी सकते हैं, आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबलों में इंडिया ही विनर रही है ना। और अगर हम बात करें किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है उन मैचेस में, तो इंडिया की तरफ से विराट कोहली 117, ये 2023 का मुकाबला है, उसमें विराट ने 117 बनाए थे न्यूजीलैंड के सामने, और श्रेयस अय्यर ने 105 बनाए थे, गिल ने 80, रोहित शर्मा ने 47, मतलब पूरा टॉप ऑर्डर चला था इंडिया का। केएल राहुल इवन 39 रन बना के गए थे, कुलदीप को 1 विकेट मिला था, मोहम्मद शमी ने उस मैच में 7 विकेट निकाले थे न्यूजीलैंड के सामने। शमी का रिकॉर्ड जो न्यूजीलैंड के सामने है वो बहुत ही अल्टीमेट है। एक और मैच देखिए, विराट 95, रोहित शर्मा 46, जडेजा 39, अय्यर 33, राहुल 27, गिल 26, शमी फिर 5 विकेट, कुलदीप 2 विकेट। यहाँ पे शमी ने 7 विकेट लिए। और इसी टीम के सामने एक और मैच हुआ, 2023 का ही मैच है, 15 नवंबर और 22 अक्टूबर, 1 महीने के दौरान में ही 5 विकेट फिर ले लिए शमी ने। तो न्यूजीलैंड की टीम शमी के सामने स्ट्रगल करती है। और न्यूजीलैंड से वो कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया इंडिया के सामने? डेरिल मिशेल एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों ही मैचेस में शतक बना के गए इंडिया के सामने, तो अगर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। विलियमसन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, लॉकी फर्गसन, टिम साउदी। इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस सिर्फ डेरिल मिशेल की आई थी न्यूजीलैंड की तरफ से, बाकी प्लेयर्स बहुत एवरेज खेले थे और विलियमसन थोड़ा सा ठीक खेले थे। ठीक है, विनिंग चांसेस किस टीम का ज्यादा होगा? वैसे तो चांस
लगभग 90% इंडिया का है, पर न्यूजीलैंड भी ओडीआई की बहुत अच्छी टीम है और कुछ प्लेयर्स का फॉर्म काफी सुधरा है पिछले कुछ टाइम में, जैसे कि टॉम लेथम। ठीक है, तो कुछ प्लेयर्स के आने की वजह से टीम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिड ऑर्डर में है, जिसके चलते एक कंपटीशन तो मिलेगा इंडिया को, पर फिर भी इंडिया के चांसेस मेरे हिसाब से 70% है, क्योंकि इस ग्राउंड पे हम अनबीटेबल है और शमी जो है वो न्यूजीलैंड के सामने अच्छा भी करते हैं। थोड़े से इंजरी कंसर्न न्यूजीलैंड टीम में है, तो न्यूजीलैंड 30%, इंडिया 70%, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी एक टफ मैच आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे ओपनर्स आपको देखेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल। रोहित शर्मा शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो इसमें रोहित शर्मा थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, थोड़े शॉट इनके रिस्की शुरुआत में रहते हैं। मतलब आप इनका सीधा समझिए, जब ये 5 से 10 रन बना लेते हैं ना, उसी दौरान इनका विकेट जा सकता है, क्योंकि शुरुआत के लगभग 2-3 ओवर ही इंपॉर्टेंट है रोहित के लिए। अगर वो ठीक से खेल गए तो फिर ये 50 के आसपास जाके ही रुकते हैं, और अगर वो ठीक से नहीं खेले, शुरुआत के 2-3 ओवर थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह रहा, तो रोहित आउट भी हो सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की शॉट भी आजकल खेलते हैं, तो रोहित हैं तो बड़े प्लेयर, बट इनका वही है कि या तो 5-10 रन पे आउट हो जाएंगे, और अगर 10 रन तक आउट नहीं हुए तो फिर सीधा 50 पे गिरते हैं। शुभमन गिल टेक्निकली अगर आप देखें तो अभी स्पिन को काफी बढ़िया खेलने लगे हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। अगर आप बात करें फॉर्म वाइज भी, तो इस टीम में सबसे बढ़िया फॉर्म जो है वो शुभमन गिल की है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, तो इवन सीवीसी की ऑप्शन आप शुभमन गिल को देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे विराट कोहली आएंगे। पिछले मैच में शतक बनाया और विराट का फॉर्म अब धीरे धीरे वापस आना शुरू हुआ है। बीच में काफी ज्यादा फॉल इनके फॉर्म में हुआ था, बट अब फॉर्म थोड़ा सुधरने लगा है। चेजिंग के मास्टर हैं, और इस ग्राउंड पे चेजिंग वैसे भी आपको पता है दुबई में थोड़ी सी बेटर होती है, ड्यू आ जाता है तो दूसरी टीम की बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी फ्लॉप होने लगती है, तो उसका सीधा एडवांटेज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उठाते हैं। तो विराट कोहली को हमें लेना चाहिए। श्रेयस अय्यर स्पिन के सबसे बढ़िया प्लेयर हैं, और इस ट्रैक पे आपको पता है स्पिन डोमिनेट करता है थोड़ा, तो वो टैकल करने के लिए श्रेयस अय्यर हमारे पास मेरे हिसाब से होने चाहिए। नंबर 4 पोजीशन अच्छा भी है, और श्रेयस अय्यर अच्छा करके जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कभी कभी अटैकिंग नेचर में आ जाते हैं, पिछले मैच में आप देख रहे थे लंबे लंबे छक्के चौके लगा रहे थे, खास करके सिक्सेस हिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी कभार मिस टाइम हो गया तो कैच वैच हो सकता है, पर अगर आप टेक्निक देखें श्रेयस की तो बहुत अच्छी है। नंबर 4 पे अगर आप देखें तो इनको आपको लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में रोहित थोड़े से रिस्की होते हैं, तो श्रेयस की बैटिंग आ तो जाती है। ठीक है, फिर है इनके पास अक्षर पटेल, जो कि इस मैच में मेरे हिसाब से 9-10 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, क्योंकि ये ट्रैक जो है वो स्पिनर्स के फेवर में होता है, तो अक्षर से ज्यादा टीम बॉलिंग कराना चाहेगी। विकेट टेकर हैं अक्षर, प्लस ये रन्स भी बना सकते हैं। नंबर 5 पोजीशन इनको दी जा रही है, तो ये भी एक मस्ट हैव होंगे आपके लिए। फिर आते हैं केएल राहुल, जो आपको विकेट कीपिंग का बैकअप देंगे। बैटिंग शायद उतना नहीं आ पाए, अगर रन्स थोड़े से कम बने, क्योंकि इस ग्राउंड पे रन्स कम बनते हैं, तो राहुल की बैटिंग शायद लेट आए या फिर ना आए, ये भी हो सकता है। हार्दिक के साथ भी सेम टू सेम सिचुएशन है, हो सकता है बैटिंग ना भी आए और आए भी तो बहुत लेट आए, और इस ग्राउंड पे शायद ज्यादा इनको ओवर्स करने को मिले नहीं, क्योंकि इनके पास कुलदीप है, इनके पास रविंद्र जडेजा हैं और अक्षर पटेल हैं, 3 बढ़िया स्पिनर हैं, तो इनके आप कम से कम 28-30 ओवर तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड थोड़ा सा स्पिनर्स को एड भी करता है। और फिर जो पेसर्स हैं इनके पास 2 बचते हैं, जिनके भी ओवर्स थोड़े बहुत शायद कटेंगे, तो वो हार्दिक को मिल सकते हैं। मतलब हार्दिक का मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि शायद इनको 4-5 ओवर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको कम से कम 7 ओवर के आसपास राणा से करवाने पड़ेंगे, और लगभग 9-10 ओवर शमी करेंगे, तो फिर बचेंगे इनके पास ओवर काफी कम। अगर शमी ज्यादा बॉलिंग करेंगे तो इवेंचुअली हार्दिक और हराना के ही तो ओवर कटेंगे, क्योंकि स्पिनर्स तो मुझे नहीं लगता किसी को ओवर कटेंगे। जडेजा बहुत विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर नहीं होते, पर इकोनॉमिकल होते हैं। कुलदीप विकेट टेकर हैं, अक्षर विकेट टेकर है, तो ये तीनों के ही ओवर 28-30 आपको देखने को मिलेंगे। फिर बचेंगे शायद 22 ओवर, जिसमें से 9 ओवर अगर मान लीजिए शमी ने कर लिए, तो फिर बचेंगे 13 ओवर के आसपास, फिर वो राणा और हार्दिक में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस टाइप से रहेगा बॉलिंग ब्रेकअप। डेथ ओवर्स की बात करें और पावर प्ले ओवर की बात करें, तो शुरुआत में शमी पावर प्ले में आएंगे, और शमी के साथ आपको राणा ही पावर प्ले में देखने को मिलेंगे। और डेथ ओवर्स में सेम टू सेम, डेथ में भी शमी और राणा, पर समटाइम्स डेथ में हार्दिक को भी मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी डेथ में एक आधा ओवर फेंक सकते हैं, पर चांसेस ज्यादा शमी और राणा के होंगे। शमी थोड़ा सा डेथ ओवर्स में पिटाई खा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल चले जाते हैं, बस एक ये इनके साथ थोड़ी सी समस्या रहती है, बाकी शमी इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। बाकी पूरी लाइनअप इंडिया की काफी अच्छी नजर आ रही है। ये कुछ स्टैट है, देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूं कैसे इस स्टैट को रीड करना है, फिर आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा ताकि आप आराम से स्टैट्स को देख सके। हम एक प्लेयर की बात करेंगे, शुभमन गिल। ठीक है, सबसे पहले इस कॉलम में आपको प्लेयर्स के नाम और उनका रोल देखने को मिलेगा। इस कॉलम में उनके आखिरी 4 मैचेस कैसे फॉर्म में है वो पता लगेगा। अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने कैसा खेला है पिछले 4 मैचेस में, वो यहां पे पता लगेगा, और इस ग्राउंड पे दुबई में कैसा खेलते हैं वो इस कॉलम में पता लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमें शुभमन गिल का रिकॉर्ड देखना है, तो ये रहे शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल की आखिरी 4 मैचेस आपके सामने हैं। 46, 101, 112, 60, बैटिंग एवरेज 62। बाकी सारे प्लेयर्स में सबसे अच्छा बैटिंग एवरेज है। रीसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो सबसे अच्छी है, जिसमें 2 शतक लगाए हैं, 1 अर्धशतक है और एक ऑलमोस्ट अर्धशतक है।
तो अच्छे फॉर्म में है शुभमन गिल, एवरेज भी बहुत अच्छा है। फिर शुभमन गिल अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखिए 80, 26, 112, 40, बैटिंग एवरेज 84.3, सबसे अच्छा खेलते हैं न्यूजीलैंड के सामने। तो ये प्लेयर का रीसेंट फॉर्म भी सबसे अच्छा है, न्यूजीलैंड के सामने खेलता भी सबसे अच्छा है। और इस ग्राउंड पे भी अगर आप एवरेज देखें ना तो पिछले 2 मैच में एक ही बार आउट हुआ, इसके लिए एवरेज 147 हो गया, 46 और 101 की स्कोरिंग करी हुई है, मतलब तीनों जगह पे हिट है ये प्लेयर। तो इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन क्यों ना बनाया जाए, है ना। हर जगह से अगर आप देखें तो रीसेंट फॉर्म सबसे अच्छा, हेड टू हेड सबसे अच्छा, ग्राउंड पे रिकॉर्ड सबसे अच्छा। तो ऐसे प्लेयर को आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाना है। तो ये सबसे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा इस मैच का इंडिया की तरफ से, जो बड़ा स्कोर करना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप सारे प्लेयर्स के स्टैट देख लीजिएगा, सबके लिखे हुए हैं जस्ट सामने। एक बॉलर का हम स्टैट देख लेते हैं, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी की अगर हम बात करें तो पावर प्ले में भी आएंगे, डेथ ओवर्स में भी आएंगे। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें ना तो थोड़ी लाइन लेंथ बिगड़ी है, पर ओवरऑल स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। 25 का स्ट्राइक रेट है, मतलब हर 25 से 26 बॉल में शमी ओडीआईज में विकेट लेते हैं। जैसे कि हर्षित राणा हर 21 बॉल में, कुलदीप यादव हर 31 बॉल में, जडेजा 43 बॉल्स में एक विकेट लेते थे। कि जडेजा जो है वो सबसे कम विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हैं, वो इकोनॉमिकल है पर विकेट टेकर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ टर्नर्स पे ही उनको मदद रहती है कि बहुत ज्यादा स्लो ट्रैक है तब जाके जडेजा कुछ विकेट ले पाते, वरना फास्ट ट्रैक्स पे नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो ट्रैक रहेगा तो एक आधा विकेट की उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं। शमी का रिकॉर्ड देखिए न्यूजीलैंड के सामने, लास्ट मैच में 7 विकेट, उसके पहले 5, 3, 1, स्ट्राइक रेट 19 का है, मतलब हर 19-20 बॉल में शमी एक विकेट ले ही जाते हैं न्यूजीलैंड टीम का, मतलब उस हिसाब से इनको कम से कम 3 विकेट इस मैच में लेने चाहिए, ठीक है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखिए, लास्ट मैच में विकेट लेस थे, उसके पहले 5 विकेट निकाले थे, 21 का स्ट्राइक रेट है, मतलब हर 21-22 बॉल में शमी इस ग्राउंड पे एक विकेट लेके जाते हैं। तो यहां से आपको शमी का रिकॉर्ड पता लग गया। ऐसे ही आपको सारे बॉलर्स का देखना है। तो इसमें थोड़ा सा रविंद्र जडेजा का याद रखना, रविंद्र जडेजा का हेड टू हेड बहुत खराब है न्यूजीलैंड के सामने। स्ट्राइक रेट 93.8 है, मतलब इनको 94 बॉल्स लग जाती हैं न्यूजीलैंड का एक विकेट लेने में, जो कि बहुत बेकार रिकॉर्ड है बॉलिंग के मामले में। जबकि बैटिंग फिर भी ठीक है, 51 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, पर बैटिंग आने का चांस भी तो कम है। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी, ये शीट आपको मदद करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस शीट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ताकि आप टीम बनाने से पहले एक बार इसको रिव्यू कर ले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा प्लेयर बैटल देख लीजिए। रोहित शर्मा के सामने मैट हेनरी इफेक्टिव होते हैं। मैट हेनरी की 51 बॉल्स पे 46 रन है रोहित के, 2 बार विकेट रोहित का निकाला है मैट हेनरी ने। सैंडर की 102 बॉल पे 102 रन है और 2 बार विकेट निकाला है सैंडर ने रोहित का। ब्रेसवेल की 8 बॉल पे 6 रन है रोहित के और 1 बार अपना विकेट रोहित ने गंवाया है ब्रेसवेल के सामने। शुभमन गिल का मैट हेनरी ने 78 बॉल्स में 61 रन देके 1 बार विकेट लिया है। वैसे विराट कोहली का विकेट सेंटनर ने 259 बॉल्स में 180 रन देकर 3 बार लिया है। तो सेंटनर को बहुत अच्छा खेलते हैं विराट। हेनरी ने 56 बॉल्स में 1 बार विकेट विराट का निकाला है। केएल राहुल का सेंटनर ने 1 बार, हेनरी ने 1 बार विकेट लिया है। हार्दिक पांड्या का सेंटनर ने 56 बॉलों में 32 रन देके 4 बार विकेट निकाला है। हार्दिक के सामने सेंटनर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो सेंटनर को थोड़ा सा नहीं खेल पाते हार्दिक पांड्या। सेंटनर भी रविंद्र जडेजा जैसे बॉलर है, वो बहुत ज्यादा विकेट टेकर तो नहीं होते, बट इकोनॉमिकल बहुत होते हैं। फिर से हम बात करते हैं FAN11 एप्लीकेशन की। अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो अभी भी कर लीजिए। 100% TDS GST फ्री एप्लीकेशन है, सबसे कम एंट्री फी वाली एप्लीकेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, जो ये मैच मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैच और बचे हैं इस मैच के बाद, तो उन सब में आपको FAN11 पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ताकि आपकी लीडर बोर्ड में रैंक ऊपर आ सके। जिसकी रैंक सबसे ऊपर होगी उसको 10,000 मिलेंगे टूर्नामेंट के बाद, फाइनल मैच के बाद। उसके बाद 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिल जाएगा। और सिर्फ 30, 40, 50,000 की इन्वेस्टमेंट में आप टॉप 3 में आ सकते हैं। कंपटीशन बहुत कम है FAN11 एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे लिंक से आप जाइए, रेफर कोड FX लगा के साइन अप करिए। तुरंत आपको 5 रुपए अकाउंट में मिलेंगे जो 100% यूजेबल है। फिर आधार वेरिफिकेशन पे 10 रुपए और मिलेंगे, पैन पे 10 मिलेंगे और फिर बैंक वेरिफिकेशन पे 25 रुपए और आपको कंपनी देगी। टोटल ये जो 50 रुपए आपको मिलेगा 100% यूजेबल है, किसी भी कॉन्टेस्ट में खेल सकते हैं और ये आपके डिपॉजिट वॉलेट में आएगा। सबसे बड़ी बात, ये जो 50 रुपए आपको मिलेगा मेरा रेफर कोड लगा के साइन अप करने पे, KYC करने पे। तो जल्दी कीजिए, आज ही डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की टीम की। तो न्यूजीलैंड की टीम में ओपनर्स कौन है? विल यंग, डेविन कॉनवे ओपन करेंगे। देखिए डेरिल मिशेल की भी न्यूज आ रही है, क्योंकि डेरिल मिशेल जो है वो इंडिया के सामने सबसे डेडली प्लेयर है। तो अगर वो खेलेंगे तो या तो विल यंग जाएंगे या रचिन रविंद्रा जाएंगे। 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर मिस कर सकता है, ज्यादा चांस विल यंग के जाने के रहेंगे। तो उस कंडीशन में रचिन ओपन कर जाएंगे और नंबर 4 पे आपको डेरिल मिशेल देखेंगे, जो इंडिया के सामने सबसे अच्छी बैटिंग पिछले 2 डे मैचेस में करके गए हैं। ठीक है, विल यंग अगर हम बात करें तो थोड़े से इमेच्योर प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इनको तो मैं लेना सजेस्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये 5 मैच में एक आधी बार चलेंगे। डेविन कॉनवे आजकल थोड़ी सी फॉर्म इनकी खराब हुई है, हालांकि स्पिन के ये अच्छे प्लेयर हैं और जनरली भी ठीक ठाक खेल के जाते हैं, बट पिछले 1 साल में थोड़ी सी फॉर्म इनकी खराब जरूर हुई है।
केन विलियमसन फॉर्म अच्छा है, थोड़ा सा स्टार्ट स्लो करते हैं पर बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, तो इस प्लेयर को आप मिस मत करना। दुबई पे जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि इस ग्राउंड पे बैटिंग इजी भी नहीं होगी बहुत ज्यादा। तो विलियमसन जैसे प्लेयर जो है वो थोड़ा सा एंकर रोल निभा सकते हैं, मतलब आराम से खेलेंगे, कम स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, बट बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक होंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। इनको आप मार्क करिए कि इनको तो आपको लेना ही है, ठीक है। नंबर 4 पे रचिन रविंद्रा। थोड़े से शॉट्स अगर आप देखें तो इनकी रिस्की शॉट्स होते हैं, तो वो चीज देखें तो मैं दुबई की पिच पे सजेस्ट नहीं करूंगा, पर जो बॉलिंग बैकअप ये देते हैं उसकी वजह से थोड़े से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन टीम के पास ये 4 मेन हो गए। 5वां ब्रेसवेल है जो भी लगभग मेन बॉलर ही है। फिर छठा जो बॉलिंग ऑप्शन आता है वो फिलिप्स का होता है, बट अब क्योंकि रचिन भी आ गए हैं तो हो सकता है 1-2 ओवर रचिन 1-2 ओवर ग्लेन फिलिप्स करें, तो उनमें से किसी को विकेट मिलेगा ना, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएंगे। बट अगर आप इस पिच को देखें तो मैं रचिन को एवरेज पिक ही मानूंगा। टॉम लेथम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, स्पिन के बहुत बढ़िया प्लेयर है, विकेट कीपिंग का बैकअप है, और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म इनका काफी अच्छा चल रहा है। मिड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, तो मिड ऑर्डर की जरूरत तो पड़ेगी। टॉम लेथम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कॉनवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रहने वाले। इस टीम में काफी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, तो इस चीज पे भी आप नजर डालिएगा। ग्लेन फिलिप्स ये जो है ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आते हैं, बट बैटिंग इन तक आ जाएगी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो टॉप थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। दोनों ही ओपनर्स डेवन कॉनवे विलियम, खास करके विलियम थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं, तो इन तक बैटिंग तो आ जाएगी। फिलिप्स हो सकता है 2-3 ओवर बॉलिंग करते भी आपको देखे, जो जनरली दिखते ही हैं। फिर आप इनको चाहो तो ले सकते हो, बट स्लो ट्रैक पे बहुत ज्यादा स्कोरिंग की उम्मीद इनसे नहीं करेंगे। मतलब बैटिंग में शायद ही आपको 15-20 रन ही बना के दें, और बॉलिंग का विकेट मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते। ब्रेसवेल लगभग पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस बैटिंग का बैकअप रहेगा, तो बहुत अच्छे पिक होंगे आपके लिए। इवन वीसी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं ब्रेसवेल को, इस ग्राउंड पे तो करना ही चाहिए। सेंटनर आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल बॉलर है, ये बॉलिंग करते हैं रन्स रोकने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकल बॉलर हैं। ये हो गए जडेजा हो गए, ये लोग बहुत ज्यादा विकेट नहीं लेते, स्ट्राइक रेट इनके बहुत हाई है, ठीक है। हो सकता है पूरे मैच में एक आधी विकेट लें, एक आध मेडन ओवर हो जाए, उससे ज्यादा आप इनसे उम्मीद मत करिएगा। तो ये मेरे लिए एक थोड़े से एवरेज पिक होंगे, बिलो एवरेज ही होंगे मेरे लिए इस ग्राउंड पे भी, जब तक बहुत ज्यादा टर्न ना मिल जाए, ठीक है। मैट हेनरी टीम के मेन बॉलर है, पावर प्ले में भी आएंगे, डेथ में भी आएंगे, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट जरूर होंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट बॉलिंग रही तो इनको दोनों मौके मिलेंगे। पावर प्ले में जो थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है उसका एडवांटेज, और डेथ ओवर का एडवांटेज, तब आप जरूर इनको टीम में ले सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग के केस में, बट सेकंड बॉलिंग के केस में इनको शायद छोड़ना पड़ेगा। फिर काइल जेमिसन आते हैं, आजकल फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही है, हाइट बहुत अच्छी है, बाउंस प्रोड्यूस करते हैं, पर ओवर्स पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं है। हालांकि पावर प्ले और डेथ ओवर्स में काइल जेमिसन ही जो है वो साथ देंगे किसका, मैट हेनरी का, पर फॉर्म किसका अच्छा है, मैट हेनरी का। विलियम और के भी रह रहे के अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हैं, मतलब हर मैच में कंसिस्टेंसी तो नहीं है, किसी मैच में एक आध विकेट, किसी में 2-3 विकेट ले जाते हैं, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि पावर प्ले डेथ्स में दिख नहीं रहे ज्यादा, तो फिर आपको इनको भी इग्नोर करना पड़ेगा। कुल मिला के न्यूजीलैंड का बैटिंग बॉलिंग लाइनअप एक एवरेज टीम जैसा शो हो रहा है, जबकि इंडिया का ज्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं प्लेयर्स के फॉर्म की, तो एक दो प्लेयर की परफॉर्मेंसेस बता देता हूं, फिर आप चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके सब देख लीजिएगा। हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं किसका, केन विलियमसन का। केन विलियमसन टीम के सबसे बढ़िया प्लेयर होंगे मेरे हिसाब से इस मैच में, क्योंकि ये ग्राउंड बैटिंग के लिए बहुत इजी नहीं रहेगा। लास्ट 2 मैचेस से विलियमसन अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट बैटिंग एवरेज इनका 48.9 का रहता है, ठीक है। और रिसेंटली पिछले 4 मैच में एक शतक भी लगा के आए थे, तो लॉन्ग टर्म के तो बढ़िया प्लेयर हैं। इंडिया के सामने भी एवरेज देखे तो 44.1 का है, और पिछले 3-4 मैचेस में 2 इनिंग्स इनकी काफी अच्छी रही है, 69 और 94 की इंडिया के सामने। इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम इनके 10 रन थे, बट क्योंकि ये एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और इस ग्राउंड पे इनका टिकना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलूंगा विलियमसन को तो टीम में लीजिएगा। इसके बाद हम टॉम लेथम का परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले 2-4 मैचेस से अगर आप देखें तो अर्धशतक और शतक लगातार आ रहे हैं इनके। बैटिंग एवरेज 35.2 की, मतलब अपने एवरेज से भी बेटर खेल रहे हैं इस टाइम पे टॉम लेथम, विकेट कीपिंग का बैकअप भी देंगे। इंडिया के सामने टॉम लेथम पिछले 4 मैच से अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, जबकि ये खेलते बहुत अच्छा है। इनका बैटिंग एवरेज सबसे अच्छा रहता है इंडिया के सामने, मतलब इंडियन बॉलिंग को सबसे अच्छा खेलने वाला न्यूजीलैंड का प्लेयर यही है, पर पिछले 4 मैच से लगातार स्ट्रगल कर रहा था, और जिसकी वजह से लोगों ने इसको लेना भी बंद कर दिया था। बट अब इनका फॉर्म वापस आ चुका है, तो मुझे लगता है यहां पे भी इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि ओवरऑल एवरेज तो बहुत अच्छा था इनका इंडिया के सामने। ये एंजॉय करते थे इंडिया की बॉलिंग को। लास्ट टाइम इस ग्राउंड पे 13 रन थे, बट इस मैच में विलियमसन की तरह टॉम लेथम भी मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। एक बॉलर की भी बात कर लेते हैं, चलिए ले लेते हैं मैट हेनरी को। मैट हेनरी के आखिरी 4 मैचेस 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, स्ट्राइक रेट 29.4 का है। मैट हेनरी हर 29 से 30 बॉल में 1 विकेट लेते हैं, मतलब इस मैच में आप 2 विकेट पकड़ लो अगर फर्स्ट बॉलिंग करेंगे। हो सकता है सेकंड बॉलिंग में शायद एक आधी विकेट ले पाए, बट पहली बॉलिंग करते हुए मैट हेनरी 2 विकेट तक ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोल रहा था सेंटनर बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 44.7 की स्ट्राइक रेट है, मतलब इनको लगभग 44 से 45 बॉल लग जाती है 1 विकेट लेने में अपने कैरियर में, जबकि मैट हेनरी हर 30 बॉल में 1 विकेट ले रहे हैं,
ठीक है। तो किसी मैच में अगर हेनरी ने 2 विकेट निकाले तो सैंटनर हो सकता है 1 ही विकेट ले पाए, ठीक है। अब इंडिया के सामने परफॉर्मेंस और खराब है मैट हेनरी की। मैट हेनरी 78.5 के स्ट्राइक रेट से विकेट लेते हैं, मतलब हर 78 से 79 बॉल्स, तकरीबन हर 80 बॉल्स में विकेट मिलती है, जबकि आपको पता है पूरे 10 ओवर भी डालेंगे तो 60 बॉलें होती हैं, तो 60 बॉल में विकेट नहीं ले पाते इंडिया के सामने, वो ऐसे बॉलर हैं सेंटनर, ठीक है। और जबकि हेनरी हर 34 बॉल में 1 विकेट इंडिया का ले लेते हैं, हर 40 बॉल में काइल जेमिसन 1 विकेट इंडिया का ले लेते हैं। और देखिए ब्रेसवेल का भी रिकॉर्ड बॉलिंग में अच्छा नहीं है इंडिया के सामने, हर 96 बॉल में 1 विकेट लेते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्पिनर्स जो हैं न्यूजीलैंड के वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इंडियन बैटिंग के सामने। तो इंडियन बैटिंग स्पिन की अच्छी टीम है, तो वो भी थोड़ा सा इशू रहेगा कि थोड़ा सा सेंटनर और ब्रेसवेल स्ट्रगल करते देख सकते हैं, खास करके सेंटनर। तो ये चीजें मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी, इससे आपकी टीम अच्छी बनेगी और आप समझ पाएंगे कि मैच में क्या हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस शीट का, बहुत काम आएगी आपके, इससे आपको पता लगेगा किस प्लेयर को लेना है किसको नहीं लेना है। बाकी चीजें तो मैं आपको बताते ही जाता हूं। कुछ बैटल्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जैसे विलियंग ने, शमी ने विलियंग का विकेट लिया है, पहली बॉल पे विकेट ले लिया था लास्ट टाइम जब खेले थे विलियंग। डेविन कॉनवे का शमी ने देखिए 8 गेंदों में विकेट ले लिया था। हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों में विकेट ले लिया था। केन विलियमसन का 100 गेंदों में 75 रन देके 3 बार शमी ने विकेट लिया है। कुलदीप ने परेशान किया है विलियमसन को, 49 बॉल्स में 41 रन देके 2 बार विकेट लिया। जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए, 172 बॉल्स में 134 रन से, देखिए इकोनॉमिकल बोल रहा हूं ना जडेजा को, इकोनॉमी तो बचाई है, पर 172 बॉल में 2 बार विकेट लिया, मतलब बहुत कंडीशन खराब है जडेजा की अगेंस्ट विलियमसन। 71 बॉलों में 61 रन देकर अक्षर ने भी 1 बार विलियमसन की विकेट लिया। अब देखो टॉम लेथम की 92 बॉल्स में 3 बार विकेट कुलदीप ने ली है, 1 बार जडेजा, 1 बार शमी और 2 बार अक्षर ने विकेट लिया। रचिन रविंद्रा का शमी ने 2 बार विकेट लिया, शमी को नहीं खेल पा रहे रचिन, 25 गेंदों में 2 बार विकेट दिया। ग्लेन फिलिप्स का कुलदीप ने 1 बार और शमी ने 1 बार विकेट लिया। शमी तो हर जगह अगर आप देखेंगे कि हर प्लेयर के सामने इफेक्टिव है। अब जल्दी बात करते हैं इंडियन टीम और न्यूजीलैंड टीम की फैंटेसी टीम की। तो ये फैंटेसी क्रिकेट की जो आप टीम बनाएंगे, सबसे पहले आपको इसमें विकेट कीपर चूज करना होगा। विकेट कीपर हम चूज करेंगे टॉम लेथम को। क्यों पिक करेंगे टॉम लेथम को? क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में टॉम लेथम मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया को अच्छा भी खेलते हैं और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, तो ये प्लेयर बड़ा करेगा ही करेगा। विलियमसन को नहीं छोड़ सकते, दुबई आसान नहीं होगा खेलना, थोड़ा सा ट्रैक स्लो रहेगा, तो उस हिसाब से विलियमसन की महत्ता ज्यादा रहेगी। ऐसे ट्रैक्स पे विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे प्लेयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। रोहित थोड़े से रिस्की होंगे पर फिर भी टीम में लिया है। अय्यर थोड़े से रिस्की हो सकते हैं पर स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं तो इनको भी टीम में लिया है। फिर मैंने ब्रेसवेल को लिया है, जो इंडिया के सामने बॉलिंग तो बहुत अच्छी नहीं करते बट अभी फॉर्म अच्छा है। हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया है, मन तो नहीं कर रहा है इनको लेने का, पर वही है कि थोड़ा सा बैटिंग बैकअप भी दे जाते हैं। बैटिंग आने का चांस हालांकि बहुत लेस है और बॉलिंग में ओवर्स कट सकते हैं, तो इस प्लेयर की जगह पे मैं चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। हो सकता है फर्स्ट बॉलिंग न्यूजीलैंड की हो तो मैं हार्दिक पांड्या की जगह पे मैट हेनरी को ले लूं, जो मैं कर सकता हूं, ध्यान रखिएगा। अक्षर पटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिन यहां पे होता है बॉल, तो अक्षर को पूरे ओवर मिलेंगे और 5 पे 6 पे बैटिंग मिल जाती है। कुलदीप बहुत इफेक्टिव होंगे स्पिन ट्रैक पे, और शमी फर्स्ट बॉलिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बॉलिंग में थोड़े से एवरेज पिक हो जाएंगे, शमी को आमतौर पर न्यूजीलैंड टीम नहीं खेल पाती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और न्यूजीलैंड से टॉम लेथम जो है वो इंडिया की बॉलिंग को सबसे अच्छा खेलते हैं, तो ये चीजें आपको पता होंगी तो आपकी टीम बेटर बनेगी। मैंने कैप्टन किया है शुभमन गिल, वाइस कैप्टन विराट कोहली को, क्योंकि शुभमन गिल के रिकॉर्ड, रीसेंट फॉर्म, अपोजिशन टीम, ग्राउंड रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। और वीसी मैंने किया है विराट कोहली को। आपके पास ऑप्शन में अक्षर पटेल और एम ब्रेसवेल रहेंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या पे हम कॉल लेंगे टॉस के बाद, कैसी कंडीशन है क्या है, उसके बेस पर टीम में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, इससे आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत कम व्यूज लाइक वीडियो पे आ रहे हैं, पर हम वीडियो भी लेट ही डालते हैं क्योंकि हमारे यूजर ही देख पाए, ज्यादा हमें वीडियो को फैलाना भी नहीं है। काफी अच्छा टीम हमारी वर्क करेंगी अगर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो फिर से लेके आएंगे। इतना ही तगड़ा एनालिसिस, इतनी ही तगड़ी टीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।